ऑल आई होप सो यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सभी। आप सभी को पता है हम जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिवीजन यानी कि जो रिवीजन के लिए हमें इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स कौन सी क्लास की है? ये क्लास 7th की है और 7th में हिस्ट्री है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है सीटेक एग्ज़ाम में एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप सभी को ये ऑलरेडी पता हुआ है। इंपॉर्टेंट वीडियो ये है कि आप सभी को चैप्टर वाइज हाईलाइट पॉइंट ही मैं रिवीजन करा रही हूँ, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को ही मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ। क्योंकि बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे इसकी मैम आप इसी तरीके से आगे कंटिन्यू हमें रिवीजन करा दीजिए कम समय में। बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैंने 4th चैप्टर लिया। इससे पहले के अपलोड वीडियो आपको मिलती जा रही है, देखते जाना। इसके लिए अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप उसको रिवीजन कर सको मल्टीपल चॉइस में। फिर हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, वही प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री के हो गए, आपके ज्योग्राफी के हो गए और सिविक्स के हो गए। ठीक है, आज या कल में ये सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद 1 तारीख तक हो जाएगी, क्योंकि आपका हिस्ट्री के जो चैप्टर है वो बड़े लेंदी है और उसको हाईलाइट पॉइंट को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है मुगल साम्राज्य, उस समय क्या हुआ था। मुगल साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं कि मुगल साम्राज्य कहते थे कि वहाँ के लोगों की जो संस्कृति थी और अधिक विविधता थी, यानी शासन जो था अत्यंत ही कठिन कार्य कर रहा था और मुगल साम्राज्यों ने एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पूरा कार्य करना था, केवल छोटी अवधि के लिए करना संभव नहीं था। अब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा से राज्य का विस्तार हो गया था। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार जमा लिया था, जिससे ढांचे से कई विचार लागू होने लगे। उनके राज्य का जो पतन भी टिका रहा। राजनीतिक धरोहर थी जिसका प्रभाव उपमहाद्वीपों के आसपास के राज्य, जैसे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल संग्रास निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखो लाल किला दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस में दिल्ली के लाल किले को दिया। अब मुगल कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल वो 2 शासक थे जो वंशों के वंशज थे, यानी माता की ओर से मुगल शासक चंदेर खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में ही राज करता था, वो उत्तराधिकारी भी था। उसके बाद उनके जो पिता थे वो ईरान, इराक और वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, वो वंशज थे। मुगल मुगल कह रहे हैं कि मुगल अपने को ही मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि चंदेर खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल और तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादातर इसे क्योंकि इस महान उपज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मतलब वो इतने खूंखार थे चंदेर खान, जिसकी उनकी जो बातें सुनकर लोगों को आज भी डर लगता है। तो इसी चीज़ के लेकर वो अपने आप को मुगल कहना पसंद नहीं करते थे। और फिर जब उनके पूर्वजों की मृत्यु हुई तो उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ पे अलग अलग दिखा रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझे। चित्र 1 में देखते हैं, तैमूर उत्तराधिकार था, मुगल सम्राट का लघु चित्र है। मध्य में तैमूर बैठा है, मध्य में तैमूर है, और दाहिने यानी कि राइट साइड में सबसे नीचे जो होगा वो उनका पुत्र था मरीन शाह थे, जो प्रथम मुगल सम्राट और बाबर का लकड़दादा था। उसके बाद था अबू सैद, जो बाबर के दादा थे। तैमूर की लेफ्ट अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबा के परदादा थे। उमर शेख बाबर के पिता थे। तैमूर दाहिने और तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां कहाँ पर है? राइट साइड में। तो सबसे पहले उन्होंने देखा तीसरे चौथे, यानी कि तीसरे से यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरे चौथे और पांचवें। ठीक है, इस तरीके से देखना है और उनके नाम देखे। और राइट और जो लेफ्ट साइड में, उनकी लेफ्ट साइड पे ये है नाम, और जो आपके तैमूर के राइट साइड पे है ये नाम है। तो यहाँ पे सारे नाम इंक्लूड है, तो आप इसको चेक कर लेना है। बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन है, या कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे तैमूर की चित्र दिखा दिया, तैमूर की तस्वीरें दिखा दी किस तरीके से। अब मुगल सैन्य अभियान कैसे होते थे, यहाँ पे कह रहे प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में, जब वह 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिया था, तो
तो उस उम्र उनकी जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पानीपत से लड़ाई हुई और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लिया। ये पॉइंट याद रखने हैं बस, इसमें से कुछ नहीं है। हाईलाइट पॉइंट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे है, ये आगे हुमायूं और अकबर के दिखा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं मुगल फौज अभियान का किस तरीके से इकट्ठा करके सैन्य लड़ते थे। और कह रहे युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद जो थे वो 14वीं सदी में आए थे और अग्निशास्त्रों के लिए सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे पदार्थ हुआ करते थे। 16वीं सदी में बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था। ये याद रखना कि जो भी अग्निशास्त्रों से लड़े जिस चीज़ों से लड़ते थे उसको किस किस सदी में आया। 16वीं सदी के लिए युद्धों में 16वीं सदी में क्या आए थे, तोप आ गए थे। तोप गोलाबारी पहली बार इस्तेमाल हुए थे, जबकि बाबर ने इसे पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावित होने से प्रयोग किए गए थे। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे लड़ाइयाँ बताई गई है कि कब कब किसने कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और किस किस चीज़ों पर कब्जा किया उसके बारे में। सबसे पहले मुगल सम्राट में सबसे पहले आते हैं बाबर। बाबर का जो जन्म था 1526 से 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी मैदान में, जिसके साथ लगी थी इब्राहिम और अफगान के समर्थकों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूतों और राजाओं के संपर्कों को हराया था। 1528 में चंदेर में राजपूतों को हराया था। फिर अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक के बीच का टाइम पीरियड बताते हैं। हुमायूं ने अपने ही पिता की विरासत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर लिया था। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला था। उसके भाई जो था मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था, क्योंकि उसने उसका सपोर्ट दिया होगा तभी फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1559 और 64 में और 40 में कनौज में। इन पराजयों ने ईरान की ओर भागने का बाध्य किया। किसको किया? हुमायूं को। हुमायूं ने ईरान में सफाविद शाह में मदद ली थी। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। उसके बाद अगले वर्ष इमारत में दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने 1556 से 1605 तक का समय काल था। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बन गए थे। बहुत ही कम समय में सम्राट बने। शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया गया था। पहले देखते हैं 1556 से 1570 तक। इसमें अकबर ने अपने ही संरक्षक बैरम खान और उनके घरेलू कर्मचारियों को स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि सूरी और उनके अन्य अफगानी निकटवर्ती राज्यों का मालवा और गोंडवाना ने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विरोध को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। और 1500 यानी कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में राठौड़ पर कब्जा कर लिया था। 1570 से 1585 के बीच में कह रहे हैं कि मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू किए थे। किसने किए थे? यहाँ पे ऊपर आपको पता ही है, अकबर ने। इन अभियानों के पश्चात ही पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अभियान चलाए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लेना इसे नाम को। मिर्ज़ा हाजिम के पक्ष में विरोध में और जटिल कर दिया। फिर 30 क्या था? 30 में लड़ाई किसके साथ की थी? 1585 से 1605 के मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए गए। सफीदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया। किसने किया गया? अकबर ने। कश्मीर को जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपना राज्य बना लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों में अपना राज्य बना लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोही के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के रूप में जहांगीर कहलाए। ठीक है, जहांगीर कहते हैं, सलीम को जहांगीर भी कहते हैं। याद है, इन्होंने क्या किया था? मुगलों के जहांगीर ने 1605 से 1627 में अपनी सत्ता हासिल की थी। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। मेवाड़ के सिसोदिया जो राजस्थान में है, शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया। इसके पश्चात जो सिख थे, अहोम थे और अहमदनगर के खिलाफ भी काफ़ी सारे अभियान चलाए थे, पुनर्सफल नहीं हुए। जहांगीर के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजकुमार कुंवर के बाद सम्राट में शाहजहां कहलाए थे। ये विरोध किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पे धकेलने के प्रयास जो असफल रहे। बस इनकी बता रहे कि इन्होंने कहाँ लड़ाई लड़ी थी और किस किस चीज़ों पे कब्जा किया था। उसके बाद आता है शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान चले थे। अफगान के अभिजात खान और जहान लोदी ने विरोध किया और पराजित हुए। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए और विदोलों की हार हुई। ओछा सा कब्जा किया। उत्तर पश्चिम के बल्ख के पर कब्जा करने के बाद उज़्बेकों
उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान शुरू हुए और असफल रहे। परिणाम स्वरूप कंधार और सफ़ावियों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदाबाद को मुगलों के राज्य मिला। बीजापुर के सैनिकों ने सुलह करने का निवेदन किया, लेकिन उन्होंने क्या करा, 1657 से 58 में शाहजहां के जितने भी पुत्र थे उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया आपस में। औरंगजेब जो था इस समय की विजय हो गई थी और उसने दारा शिकोहा समेत उनके 3 भाइयों की मौत के घाट उतार दिया था और शाहजहां को शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया था। मतलब किसको मार दिया था? शाहजहां के जितने भी पुत्र थे उनको किसने मारा था? औरंगजेब ने मार दिया था और खुद अपनी जीवन आगरा में कैद होकर जिया था। औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शासक, उनका बड़ा खतरनाक था। फिर उसके बाद आता है 1663 में उत्तर पूर्व अहोम की पराजय हुई और उत्तर भारत में 1680 में फिर विरोध शुरू किया। किसने किया? औरंगजेब ने। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई सिखों के विरुद्ध अभियान की अस्थायी सफलता यानी कि टेम्परेरी सफलता मिली थी। मारवाड़ के राठौर और राजपूतों के मुगलों के खिलाफ विरोध किया। इसका कारण है कि आंतरिक राजनीतिक उत्तराधिकारियों के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप नहीं करते थे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान में सफल रहे। औरंगजेब ने ही शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी ने ही आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले थे। उन्होंने ही अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के लिए मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए थे। फिर राजकुमार के अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध किया, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और बड़ा ही कह सकते क्रूर व्यक्ति था, क्योंकि वो हर चीज़ पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। उस समय क्या होता है, जिसमें उस मराठों और दक्कनों की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः सफादीन ईरान भाग गया, मतलब उनसे लड़े। और सेकंड युद्ध कब गया? वो कह रहे हैं अकबर के विरोध के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों पर विरोध की सेना भेजी। फिर है 1685 में बीजापुर, 1787 में गोलाकोट मुगलों ने अपने ही राज्य में मिला लिया। फिर 1698 में औरंगजेब ने ढक्कन मराठा और छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे और विरोध अभियान का प्रबंध स्वयं कर रहे थे। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व अहोमों, ढक्कन के पठारों और विरोध का सामना करा। उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि आपस में कहते थे हमें चाहिए ये गद्दी, हमें चाहिए, तो इस प्रकार के युद्ध हो गए थे। ये शासन बता रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में कितने कितने शासन हुए थे। मानचित्र अकबर का शासन बता रहे हैं 1605 में उन्होंने किस किस राज्य में आक्रमण किए थे। फिर उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा क्या थी? उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा थी कि उस समय जो थे मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठ मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के राज्य का अधिकारी होता था। विपरीत उत्तराधिकारी में सादा याद की मुगल और तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे, जिसमें से उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों पर कर दिया जाता था। ठीक है, इसके बारे में फिर कह रहे हैं मुगल सम्राटों आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। जो लड़ाइयाँ होती थी तो उसके बारे में यहाँ पे राजपूतों के मुगलों की सदियों से हाईलाइट पॉइंट है ये। जहांगीर की माँ जहांगीर की जो मदर थी उसको बोलते कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर है कि राजपूत की शासक पुत्री थी और शाहजहां की माँ एक राठौर कुमारी थी, जो वह मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इनके बारे में हाईलाइट याद रखना। मुगलों ने अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध बनाए थे? मुगलों के बारे में तो मुगलों को याद रखना। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान चले, क्योंकि वे सत्ता का स्वीकार करने के लिए इनकार कर देते। जब मुगलों की शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने स्वच्छता मतलब खुद की इच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूतों का एक अच्छा उदाहरण था। अनेक मुगलों ने घराने में अपनी ही पुत्रियों के व्यवहार उच्च पद पर किए और कईयों ने विरोध भी किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जहां वे हारे मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और जहांगीर को किसको कहते हैं? जहांगीर वतन को कहते हैं। वतन जहांगीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने पर अपमानित ना करने के बीच में सावधानी से बनाए रखना और संतुलन की वजह से मुगल साम्राज्य के अनेक शासकों में सरदारों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखेंगे और ये हमें देखने से पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदार और जहागीरदार कैसे बनते थे? ये स्टार लगा लीजिए। जैसे जैसे साम्राज्य में चीज़ें सम्मिलित होती गई, वैसे वैसे मुगलों में सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन में नियुक्त किया करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की और तुरानी पहले
पहले बोलते थे, अब तुर्की बोलते हैं। अब तक छोटे-छोटे समूह के साथ ही शासक वर्गों जैसे ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह में अगले समूह में सम्मिलित किए थे। मुगलों की सेवा करने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहते थे। ये वेरी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुगलों की जो सेवा करते थे नौकरशाह, उसको मनसबदार कहा जाता था। तो मनसबदार शब्द का उपयोग कई व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है जो जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद पर मिलता हो। मनसबदार का मतलब कोई अच्छी पोस्ट पे उन्हें नियुक्त किया जाता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी थी जिसके लिए एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मतलब उसके साथ सारी चीज़ें दी जाती थी। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता है। जात की जितनी अधिक संख्या होगी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए वेतन भी उतना ही अधिक होगा। जात पर ही जात के बारे में भी अभी बता देते हैं। उसके बाद है जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार वह घुड़सवार रखते थे। मनसबदार अपने ही सवारियों का निरीक्षण करते थे और वह सैनिकों के घोड़ों को दगवाते मतलब उनकी सेवा पानी करते थे, उनको वो करते थे। और जो जितने भी सैनिक थे उनका पंजीकरण भी करते थे। सैनिकों का पंजीकरण कौन थे? मनसबदार करते थे, जो अच्छी पोस्ट पे थे। और कारावाहों के बीच में सैनिकों को वेतन देने का धन भी मिलता था। मनसबदार अपना ही वेतन राजस्व एकत्र करके भूमि के रूप में पाते थे। भूमि के रूप में जो पाते थे मनसबदार, उसको हम कहते थे जागीर। क्या कहते थे? जागीर। जागीर कहते थे और तकरीबन एक ताऊ के समान ही होती थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो जातों के बारे में, जात की श्रेणी कैसे था। 5000 वाले अभिजातों की दर्जा जो होता था वह 1000 के बराबर वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी ले रखी थी। जो औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो 79 हो गई थी। इसका अर्थ आज भी आप खर्चे के रूप में देख सकते हैं। परंतु मनसबदार जो होते थे जो इक्तियों से मुक्त से भिन्न होते थे, मुक्तियों से भिन्न होते, अपने जागीर जो उनको संपत्ति मिलती थी जागीर नहीं लेते थे, जागीरों पर नहीं रहते थे। वो ना जो भी उनको चीज़ें मिलती थी मनसबदार को वो नहीं लेते थे, ना ही उनका प्रशासन करते थे और ना ही अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। जो भूमियाँ मिली हुई थी वो सब इनसे नहीं लेते थे। यह राजस्व उनके ही नौकर के लिए एकत्र करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते। मनसबदार का जो चीज़ उनको मिलती थी वो अपने पर यूज़ ना कर अपने से नीचे जब तबके के लोगों को एकत्र करते थे और देश की रक्षा के लिए भी वो सेवारत रहते थे मनसबदार। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आंकलन किया जा सकता है। जो राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर ही थे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति पूरी बदल गई क्योंकि उनकी औरंगजेब जो था बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। तो इसलिए अब भारत पर राजस्व और मनसबदार के वेतन बहुत कम हो गए थे। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी जिसके कारण जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आ गई थी क्योंकि किस समय में? औरंगजेब के समय में। अकबर के समय में ऐसा कुछ नहीं था। कई जागीर रहने की कोशिश करते थे लेकिन वे जितना राजस्व वसूल कर लेते थे। शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब के परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब तो जमींदार क्या होते थे उस समय मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज में मिलने वाला राजस्व था। राजस्व मतलब जो भी पैसा उन्हें कर के रूप में देते थे वो पैसा इकट्ठा करते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कालीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थ के, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो, चाहे वे शक्तिशाली सरदार हो, चाहे मुगल का एक ही शब्द यानी कि जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के स्वमंत्री ने टोडर मन ने 10 साल तक यानी कि 1570 से 1580 तक की काल अवधि के अनुसार किसी की पैदावार, कीमती कृषि भूमि सावधानी सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के लिए आधार में फसल की नकद के रूप में राजस्व के रूप में निश्चित कर दिया जाता था। प्रत्येक सूबे मतलब होता है प्रांत को राजस्व मंडलों से बांटा जाता था। प्रत्येक क्षेत्र की हर फसल के लिए राजस्व की अलग अलग सूची बनाई जाती थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो हम किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं और उसमें हमें उसके लिए कर मिल रहा है और उसी कर को हम क्या कहते हैं, जो पैसा मिल रहा है उसी कर को जब्त कहते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारियों की भूमि का निरीक्षण करते थे। भूमि को एक निरीक्षण मतलब होता है जानकारी रखते थे, सावधानी उन्हें हिसाब भी रखते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में संभव नहीं हो पाया है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार जो होते थे बहुत ही अधिक शक्तिशाली होते थे। शासकों और प्रशासकों का शोषण किए जाने की स्थिति में विरोध भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह भी कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में किसानों ने विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के सत्व को चुनौती दी थी।
अकबरनामा है। आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अकबरनामा ने अपने करीबी मित्र दरबारी अब्दुल फैजल थे, याद रखना। दरबारी किसके थे, अकबर के दरबारी अब्दुल फैजल थे, याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये शासनकाल का इतिहास लिखा था। अब्दुल फैजल ने इस इतिहास में 3 जल्दों से लिखा था, 3 जल्दें, जिसको नाम कहते हैं अकबरनामा शीर्षक दिया था। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में था, दूसरे में शासनकाल की घटनाओं के बारे में, और तीसरे में आईने अकबरी थी, जिसके प्रशासन, घराने, सेवा, राजस्व और समाज के भूगोलों का ब्यौरा में मिलता है। समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति को विस्तृत वर्णन किया। आईने अकबरी बहुत ही रोचक आयाम है, विविध, जिसमें फसलों के बारे में है, पैदावार कैसे होती थी, कीमतें कैसे होती थी, मजदूरों को कैसे राजस्व, इस तरीके के। अब्दुल फैजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये इसके सारे अकबरनामा जो थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं अकबरनामा में सारी चीज़ें थी अकबर के बारे में, तो इसका नाम दिया था। और आईने अकबर में रोचक थी, उसमें फसलों के बारे में किस प्रकार होता है, पैदावार किस तरीके से, कीमती, मजदूर, और ये सारी। अकबर की नीतियों पर नज़र डालते हैं। अकबर की नीतियाँ किस तरह की थी। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, जिसमें अब्दुल फैजल एक अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अब्दुल फैजल किसने लिखी थी, इसने अकबरनामा की जो लिखी थी वो अब्दुल फैजल ने लिखी थी। अब्दुल फैजल की एक और टर्म्स दे दी, समझ लो, आईने अकबरी में सब कुछ मिलता है। कई प्रांत में बटा हुआ था, जिसे कहते हैं सूबा कहा जाता है। हर एक क्षेत्र में सूबा मीन्स होता है एक क्षेत्र, मान लीजिए उस प्रांत में मिला होता है, और उसी सूबा से एक सूबेदार बनता है। वहीं से ही एक प्रशासक यानी कि एक पोस्ट नाम दे दी, उसको दे दिया सूबेदार, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है, जिसे दीवान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता है, जैसे बख्शी किसको कहा जाते थे, सैनिक वेताधिकारी जो होते थे। सदर धार्मिक धर्म के मामलों में मंत्री होते थे। फौजदार सेना नायक होते थे, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होते। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव क्या था। नूरजहां के बारे में, मेहरुन्निसा नाम था उनका रियल नेम। 1611 में जहांगीर से ब्याह किया था, उसके बाद नूरजहां को खिताब बाद में मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति इतनी अत्यधिक वफादार रही और समय समय पर उनका सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान और जहांगीर में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, जिसे एक और वह स्वयं खिताब उत्कीर्ण किया था, दूसरी और वह रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिखा रखे, ये इस किताब दिया था, और दाईं ओर दिखा रखा नूरजहां जारी किया गया था फरमान मतलब होता है कोई आदेश जारी करना। उस समय फरमान शब्द का प्रयोग होता है। चौकोर मोहर लगाई जाती थी। उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदर्श और गोल मोहर के अनुसार शाहजहां ने प्रताप से महारानी और चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। कामना करते थे नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नाम याद रख लेना, नूरजहां को किसका फरमान देते थे और क्यों। एक होता है माधनता क्या होता है, इसका मतलब ऐसी व्याख्या या कथन करना जिसके अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि वह उस पर बिना किसी कोई प्रश्न उठाए और उसको स्वीकार किया जाए, बिना कुछ पूछे उस पर प्रश्न उठाए और वो स्वीकार कर ले उस बात को कि हाँ ही मैंने किया है। अकबर के अभिजात और बड़ी सेना का संचालन करते थे। बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। वे जब तक वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। अकबर के समय में क्षत्रिय शताब्दी के आते थे अभिजातों ने अपने ही ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के लिए कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर पर जब फतेहपुर सीकरी में थे, तो उनके उलेमान ब्राह्मणों और जेसुइट पदारियों, रोमन के कैथोलिक होते थे, और जेसुइट धर्म अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू कर दी। चर्चा इबादत खाने में होती थी। अकबर की रुचि बहुत व्यक्ति के धर्मों और रीति रिवाजों में भी थी। इस प्रकार विचार विमर्श अकबर की समझ में थी, और विद्वान धार्मिक नीति और मानधनता पर बल देते थे। अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच में विभाजन और असमंजस से पैदा होती थी। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। सहिष्णुता की धारणा पर धार्मियों के अनुयायियों में कोई अंतर नहीं रह गया था, अपितु इसका केंद्र बिंदु था जो नीति शास्त्र की एक व्यवस्था और सर्वत्र लागू की जा सकती, केवल सच्चाई और न्याय पर बल था। अब्दुल फजल ने सुलह के विचार पर किसने लिखी थी, फजल ने शासन हिंदी पे अकबर की मदद की और शासन की पद्धति और जागीर और साझा को अपनाया। ये याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसके इंपॉर्टेंट। अकबर के कई जो थे ग्रंथ थे वो संस्कृत से फारसी अनुवाद में किए गए थे। इसका उद्देश्य था कि फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना
मकतब खाना अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की जाए। जैसे महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे उल्लिखित संस्कृत ग्रंथ के कार्य अनुवादन के लिए चुना जाए। रज़्मनामा जो भारत का ही फ्रांसीसी अनुवाद है, महाभारत का ही है, फ्रांसीसी अनुवाद में महाभारत की घटनाओं का विशेष चित्रांकन है। सुलह किल की एक तय पुत्र झांकी ने इस प्रकार वर्णन किया गया, उन्होंने जो लिखा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, ये उसके बारे में डिटेल में बता रखा है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। मेन में मुगल साम्राज्य जो है प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के आर्थिक वाणिज्य में वृद्धि तो हुई, विदेशियों ने इसमें पैसा धनी देशों ने बताया। जैसे जैसे कहानी किस्तों में सुनते हैं वैसे इरादे की प्रचुरता होती है। देखिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से बताया कि 20वीं शताब्दी के दस्तावेजों से पता चलता है जैसे मसरदार जिसने उच्च पद प्राप्त किया था, 8000 में 445 सूबेदार थे और छोटी छोटी 0.5 राजस्व का प्रतिशत स्वयं के लिए स्वयं उनके और उनके सवारियों के वेतन के रूप में दिया जाता था। उसके बाद कह रहे सम्राट जो थे मुगल सम्राट मसरदार में आय का भाग, बहुत बड़ा भाग वस्तुओं पर लगाया जाता था। कहाँ का खर्च किया जाता था? खर्च में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वस्तुएं उस फसल को पूर्ति करते थे, और परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक और किसानों और शिल्पकारों के निवेश से बहुत कम बचता था। जो गरीब थे वो मुश्किल से अपना ही पेट भर पाते थे। शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं पर निवेश करने की बजाय सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में धनी किसानों और शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादातर लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन के हाथों में धन संसाधन, जिसके कारण 7वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल की सत्ता बढ़ती गई वैसे वैसे क्षेत्रों में सेवक और सत्ता के अधिकारियों के केंद्र भी बनने लगे। कुछ नए वंश में स्थापित हुए हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों पर नियंत्रण किया। दिल्ली के मुगल सम्राट के रूप में मान्यता प्राप्त होती रही। 18वीं शताब्दी के अंत तक राजनीतिक पहचान बन गई, जिसके बारे में हम आगे विचार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक हो गया। 16वीं शताब्दी के बारे में बता रहे कि उस समय जो महान राजा रानी हुआ करते थे वो 1520 से सुल्तान सुलेमान थे, उस समय के जो थे राज्य किया करते थे और यूरोप की और हंगरी की ओर जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में घेरा उन्होंने कौन कौन सी जगह को घेरा और कौन कौन सी जगह, यहाँ पे एक नौसेना की पुर्तगाली को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया था। किसको दिया गया था? सुलेमान को। याद रखना इस बात को, क्योंकि इसमें शासन संस्था नियम थी और इसमें नियम को पालन करना बहुत ही मुश्किल था। प्रशासनिक कार्यों का मानवीकरण करा और किसानों को बेकार और करों से बचाया जा सकता था। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमैन क्षेत्रों में सर्वाधिक व्यवस्था का पतन हुआ और सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। अकबर ने अपने ही समकालीन शासकों के प्रति पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1600 है। ईरान का सफादीन शासक अब्बास 1568 से इतने तक राज्य किया। और फिर है 1530 में क्या था, इवान चतुर बैसिलयेविच ने 1530 में 1584 तक जो ईवान दी तैलिबर के नाम से खुयात है। ठीक है, याद रखना। मनसबर क्या होते हैं, मगोल क्या होते हैं, सिसोदिया राजपूत कौन थे, राठौर राजपूत और नूरजहां वगैरह, इनके बारे में याद रखना है। अब इस काल में जो है 5वें चैप्टर में आपके शासक और इमारतें हैं कि इमारतें कौन कौन सी बनाई गई थी और कौन सी इमारतों को किसने किसने बनाया था उसके बारे में बताया गया है। हम देख लेते हैं कि इमारत क्या होती है। सबसे पहला जो चित्र दिया जाता है कुतुब मीनार, जो कुतुबउद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण किया था। किसे? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार सज्जे के नीचे छोटे मेहराब में ज्यामितीय उपरेखाओं पर निर्मित नमूना देख सकते हैं, ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। मीनारी की बाहरी हिस्सा गुंबददार और कोणीय था। ऐसे लिखने के लिए उसे काफ़ी वशी शुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इसे संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी राजा अधिकारियों ने 2 इमारतों का निर्माण किया था। पहली इमारत में सुरक्षा का स्थापना की थी। ये पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुतुब मीनार जो है सबसे पहले 5वीं मंजिल की इमारत थी। अभिलेखों की छज्जा पट्टियां और उसके पहले छज्जे के नीचे थे। इस इमारतों में पहली मंजिलों का जो निर्माण जो किया गया था, पहली मंजिल का फर्स्ट फ्लोर का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेष मंजिलों को 1529 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। मतलब पहला जो था 1199 में ऐबक ने बना लिया था, उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था 1229 में। कई वर्षों के बाद आंधी तूफान से भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर बाकी हिस्सा किस किसने बनाया था, इसकी मरम्मत किस किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। इब्राहिम लोदी ने, 4 लोगों ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इमारत की कार्रवाई पूरी की थी। ठीक है, इस चीज़ को याद में रख लेना। अब सुरक्षा के बारे में उसके बाद करते हैं। सुरक्षित और सुरक्षा और अन्य और दुनिया, दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव्य जागीर, किले, महावीर, मकबरे, ये श्रेणी मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता का उपयोग
इमारतें थी। राजाओं की अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा का देखभाल करें। प्रजा उनका उपयोग आराम के लिए इमारतों का निर्माण करें। राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे। मंदिरों, मस्जिदों, कुरों का निर्माण करते थे और भवन वगैरह का निर्माण भी व्यापारियों की हवेलियों के अवशेष 18वीं सदी में सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद लाल किले का निर्माण। लाल किले का सबसे पहले निर्माण 2000 पत्थरों का काटने से किया था। 2000 पत्थरों में सीमेंट, चूना पत्थर और 8000 मजदूरों को लगाया गया था। तो ये आपके इसमें मिला हुआ है, मतलब बताया गया है। तो अधिरचना किसे कहते हैं? भूतल से नीचे किसी भी भाग में जो भवन बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं अधिरचना। उसके बाद लिखा हुआ है अभियांत्रिक कौशल निर्माण कार्य कैसे हुआ था। इससे पहले हाँ यही पढ़ लेते हैं ताकि इसमें आएगा। स्मारक से बनी जो जीव निर्माण शिल्प विज्ञान का पता चलता है कि छत का उदाहरण ले लीजिए। 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शाहतीरों और एक पट्टियां रखकर छत बना सकते थे, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था और यह वित्तीय अधिरचना वाले विशाल कक्ष में निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत होने की जरूरत थी, मतलब अधिक प्रशिक्षित होनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए जो भूतल से भी नीचे भाग को बना सके। 17वीं से 10वीं शताब्दी तक के आते आते वास्तुकला और भवन में बहुत अधिक कमरे और दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। दरवाजे, छत, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार और अनुप्रस्थ शातिर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह स्थिर शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कही जाती थी। इंपॉर्टेंट है। 8वीं से 13वीं सदी में मंदिर, मस्जिदों और मकबरों और सीढ़ीदार गुंबदों को बावली के जोड़े मेहमानों से शैली का प्रयोग किया जाता था। मतलब वहाँ उस समय किस किस शैलियों को देखकर ये बनाया जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ लेते हैं। राजस्थान के बारे में कहे जा रहे हैं। राजस्थान की बूंदी के रूप में स्थित रानीखेत की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता और पूर्ति के लिए किया जाता था। स्थापत्य सुंदरता के विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथवत जी ने, जो बूंदी के राजा अनुरुद्ध सिंह की रानी थी। तो इसको ध्यान में रखना किसकी रानी थी और कब इन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया था। उसके बाद है मंदिर किस तरीके से बनते थे। 11वीं शताब्दी में मंदिर का प्रारंभ हुआ था जिसमें चित्र शिव की स्तुति में बनाए गए कदरियारे महामंदिर का निर्माण चंदेल खाल के राजवंश में धगदेव द्वारा 999 में किया था। फिर चित्र 2 में मंदिर का योजना एक प्रकार का अनुकूलित द्वार जिसमें प्रवेश भाग और मुख्य भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन किया जाता था। याद रखना पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी जिसे हम कहते हैं मंदिर का गर्भगृह रखी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर रखे जाते थे। धार्मिक अनुष्ठान याद रखना किस में रखे जाते थे? गर्भगृह में रखे जाते थे। अधिकतम परिवार केवल राजा और निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित होते। सामान्य जनमानस की अनुमति नहीं थी। जनता के जो आम लोग थे उनको अंदर जाने की अनुमति थी और उस तरीके से बनाया जाता था जो सुप्रकृष्ट और उत्कीर्ण बाहर की तरफ मूर्तियां अलंकृत होती थी। चित्र 4 में तंजावुर और राजराजेश्वर मंदिर जो होता बहुत ही शिखर में, उस समय के मंदिर सबसे ऊंचा था। निर्माण बहुत कार्य करना आसान नहीं था क्योंकि कई दिनों में क्रेन नहीं थी। उस समय क्रेन नहीं थी। शिखर की ऊंची 90 टन तक का पत्थर ले जाना काफ़ी भारी होता था और उसे व्यक्ति अपने आप ही उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकला ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया ताकि रोलों द्वारा भारी पत्थरों के इस्तेमाल को ऊपर ले जाया सके। ये काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिसमें चढ़ाई खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया था। इसके क्षेत्र के लोगों को मंदिरों का अनुभव काफ़ी समय तक याद रहा और आज भी इन मंदिरों को पास एक गांव में चारूपल्लम कहा जाता है। मतलब इस जगह के मंदिर को इस तरीके से बनाया जाता है, उसको चारूपल्लम कहा जाता है। ये चढ़ाई रास्ते का गांव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये आगे देखते हैं आगे किस तरीके के मंदिर और बनाए जाए। 12वीं शताब्दी में आते आते 2 प्रमुख की शैली अपनाई गई। परिवर्तन हो गया, चेंजेस होते जाए थे और कौन कौन सी शैलियों को आगे आगे अपनाया जाए। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना काफ़ी बार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और वास्तुकला का यह एक चापाकार रूप होता था। चापाकार रूप के रूप में नाम दिया गया था। उसके बाद है मेहराब का विशुद्ध रूप। ये इस तरीके से होता था, इस तरीके की शेप बनाई जाती थी मंदिर की आपकी ऊपर की तरफ इस तरीके से। ठीक है। मेहराब के डाट के अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दे दिया जाता था। उसके बाद सेकंड निर्माण किस तरीके से किया जाता था। निर्माण कार्य पत्थर किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की सीमेंट भी होती थी। पत्थर के टुकड़ों को मिलाने के लिए कंक्रीट बनाई जाती थी। इस तरह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से तेजी से होने लगा था। उसके बाद मेहराब का विशुद्ध रूप है अलाई। अलाई दरवाजा मेहराब 14वीं शताब्दी में किसने करा था। ये कुर्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ठीक है। ये अलग अलग बता रखा है। ये रहा ऊपर, ये इस तरीके की शेप है। ये वाला, ये एरो बना देती हूँ, ये रहा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 6 आगरा किला में जल द्वार।
निर्माण दिखाती हुई चित्रकारी अकबरनामा से लिया गया है। याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार पूछ लिया जाती है। अब मंदिर और मस्जिद के बारे में निर्माण कैसे होते थे। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से होते थे, क्योंकि जो स्थल होते थे वो उपासना के लिए रखे जाते हैं। संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव और भाव का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर से लिया जा सकता है। अभिलेख के इस बात से संकेत मिलता है कि मंदिरों का निर्माण राजा राजदेव ने किया था। किसका मंदिर का निर्माण किया था? राजा राजेश्वर मंदिर का। राजा राजदेव ने अपने ही देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दीजिए, राजा और उनके नाम के काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा और उनके तरह के नाम इसलिए रखे जाते थे क्योंकि उनके नाम मंगलकारी था, स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक और देवता थे राजा राजदेव, दूसरे देवता थे राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने ही करवाया था। मंदिर के लघु देवता शासक, शाग्य और अधिष्ठियों के देवी देवता थे। मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरीके से राज के मंदिर में इकट्ठे होकर अपने ही देवता की उपासना करते थे, प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते, क्योंकि फारसी अरदारी इतिहास करके सुल्तान का अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि वह अपने अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा सुलेमान की विशेषताओं पर मौजूद थी। इस प्रकार महान विधिकर्ता और वास्तुकला अल्लाह का स्वयं है। उसने अव्यवस्था को दूर करने के लिए विश्व का सृजन किया था। इस व्यवस्था को संतुलन कायम रखा था। सत्ता ने आने पर राजवंश के राजा शासक होने के कारण नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों पर निर्माण में शासकों ने ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की घोषणा का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा जो बदलती है और राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रहण करती है। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया और राजनीतिक को नगरों को संस्कृति के रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे ऊंचा शासन राज्य की ख्याति में मिला है। व्यापक समझ थी कि न्यायप्रिय राजा को राज्य ऐसा होगा, खुशहाल होगा। ठीक है, जलाशय कैसे होंगे, इसका निर्माण किया। बहुमूल्य पत्थरों का गया। और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहिया कुआना के एकदम निकट ही एक तालाब का निर्माण किया था, जिसका विश्व का जलाशय था हौज ए सुल्तानी, जिसे राजा का तालाब कहा जाता था। तो यहाँ पे बीच बीच में एक लाइन आती रहेगी हाईलाइट को, उसको जरूर पढ़ते जाना। ऊपर से मैंने 2 चीज़ें छोड़ दी है, वो मैं पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले चित्र 7 में नई राजधानी शाहजहाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद की योजना है। ये रहा, इस तरीके से बनाया जाए। ये किबला है, मक्का की ओर संकेत कर रहा है, तो इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है, ये ऊपर देख लेते हैं। ऊपर वाला मैंने पढ़ा नहीं था। एक शाही वास्तु शिल्प लिखा हुआ है। मुगल बादशाह शाहजहाँ इतिहासकार ने शासक थे, साम्राज्य और शाही वास्तुशिल्पी बनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद एक नीचे वाला हिस्सा है जो हम पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी शब्द आबाद या आबादी आब शब्द से निकला है, यानी पानी। आबाद शब्द जिस जगह पे इस्तेमाल होता है उसके जहाँ बसावट हो, बसावट मतलब पानी क्यों, आबादी और जनसंख्या में दोनों में ही समृद्ध माना जाता है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? मंदिरों को इसलिए नष्ट किया क्योंकि राजा और मंदिरों का निर्माण की जो शक्ति और संपदा थी वो ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन करती थी। अचानक वह आश्चर्यजनक नहीं लगती थी। उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया और पराये ऐसी इमारतों पर निशाना बना जो 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जैसे पांड्यन राजा शिमर और श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा सेन प्रथम को 1831 से 1851 को पराजित किया। उस विरोध में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार की धम्मकीर्ति ने लिखा था कि सारे बहुमूल्य चीज़ें, किसने लिखा था ये याद रखना है, चीज़ें वह ले गया और रत्न महल में रखी स्वर्ण की मणि, बुद्ध की मूर्ति और मठों पर रखे जाने वाली सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने अपने जब्त कर लिया। शिहिल शासक के आत्मसम्मान को इसकी ओर आघात लगा था। उसने कहा उसने बदला लिया और स्वाभाविक था। अगले ही शिलन शासक ने द्वितीय ने अपनी सेनापति को और पांड्यों को राजधानी की मुद्रई पर आक्रमण करने का उद्देश्य दिया। बौद्ध इतिहासकार ने कहा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ कर निकाला और वापस लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ठीक है, उसके बाद इसी समय में ही 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा थे, राजा प्रथम ने अपनी ही राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसने पराजित शासकों से जब्त किया था और उन्होंने प्रतिमाओं को भी इसे भर दिया था। अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्य के प्राप्त है सूर्य पृथिका, जैसे गणेश जी मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां थी। पोल्य चालकों ने मंदिर के एक नंदी पूर्ति थी। उड़ीसा के कालिंगों से भैरव मतलब शिव का ही एक रूप था। भैरवी की एक प्रतिमा थी जो बंगाल के पालों से काली की मूर्ति थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का कालीन था। याद रखना इस पॉइंट को भी। अपने ही अभियानों के द्वारा पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया था, धन संपत्तियों को लूट लिया था। सुल्तान मोहम्मद महमूद ने बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, क्योंकि मंदिरों को नष्ट करके जैसे उन्होंने
खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। मध्यकालीन राजनीतिक संस्कृति की ज़्यादातर शासक और राजनीतिक नेता सैन्य प्रदर्शन करने के लिए पराजित शासकों को उपासना और स्थलों पर आक्रमण करके लूट कर लेकर जाते थे। राजेंद्र प्रथम और महमूद गौनियों ने उस समय में एक दूसरे थे। आप यहाँ पे लिखे बाग और मकबरे और किले क्या क्या हुए थे, किस तरीके से बनाए गए थे और उनके क्या क्या हुआ था। अधीन वास्तुकला में अधिक जटिल हो गई थी। बाबर और हुमायूं, अकबर, शाहजहां विशेषज्ञ साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। आत्मकथा में बाबर ने अपने औपचारिक बागों की योजना बाबर ने बनाई थी और उसकी रोशनी का वर्णन है। कहते हैं अक्सर बाग की दीवारें घिरा होती थी और कृत्रिम नहरों को 4 भागों में बनाया जाता था। चारों आयतकार आहत पे स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजना और बनाने का खाका तैयार करने के लिए बाबर अपनी रुचि का निर्माण करते थे, यानी उनका जो इंटरेस्ट था उनको दिखाते थे। 4 सामान के हिस्सों को बांटा जाने के कारण ये 4 बाग कहा जाने लगा। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ प्रसिद्ध 4 बाग की कश्मीर, आगरा, दिल्ली और जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुनिष्ठ शिल्पकारों के मध्यम एशियाई, पूर्वी तैमूर के मकबरों, हुमायूं के मकबरों में सबसे पहले दिखाने वाला एक केंद्रीय गुंबद मतलब होता है जो सबसे ऊंचा है, और एक मेहराब प्रवेश द्वार जिसे पिष्टक कहते हैं, पिष्टक पूछ सकते हैं, वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गया था। मकबरों का विशाल औपचारिक 4 बाग के माध्यम से इसका नाम 8 स्वर्गों और हर्षभिषिक्त की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों में घिरा हुआ था। इसकी इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से होता है, जिसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए होते थे। इंपॉर्टेंट काबुल का चारगाह, ये रहा काबुल का चारगाह, मतलब चारों तरफ आयतकाल की शेप में ये होता है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, चाबुल का चारगाह खाका बनाने बाबर की 1590 में एक चित्रकारी पर ध्यान देते हुए। उसके बाद है, आप सभी को पता है कि एक यहाँ पे हुमायूं से बनाया गया 1562 से 1571 हुमायूं द्वारा मकबरा है। ठीक है, ये हर एक मकबरे को याद रखना किसने किसने बनाया है। उसके बाद है, ये दिल्ली में दीवान ए आम की सिंहासन पर सज्जा 1648 में पूरा किया गया था। किसने किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की जो प्रदर्शन था वो बहुत ही भिन्न था, सलेक्शन मिला था। शाहजहां के शासनकाल में कार्य चलता था जो आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक व्यक्तिगत स्थलों पर समारोह देखे। दीवाने खाज बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने आम की योजना करी थी, सार्वजनिक तरीके से बनाया गया था और इसे क्या था, विशाल आंगन में स्थित एक दरबारी चिहिल, सुतून और 40 खंभों के सभा में भवन कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार इस बच्चे छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। शाहजहां के जितने भी भवन होते थे वो मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे और सिंहासन की जो मंच होती थी वो किबला यानी समाज के दौरान सब मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा जाता, क्योंकि उस समय के दरबार चलता था। प्रत्येक व्यक्ति उस समय की मुंह करके बैठता था और वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की ओर इशारा करता। राजा पृथ्वी के ईश्वर के प्रति प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के स्वनिर्मित दरबारों में राजकीय और न्यायशाही अंतर संबंध को बहुत बल दिया था। बादशाह ने सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रीलंका को बनाई थी। याद रखना, पित्रादुरा पित्तर, इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बालू पत्थर में रंगीन और ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अनुकूलित नमूने। ठीक है, इसमें पौराणिक यूनान और देवी अफेसियस की वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है अफेसियस के संगीत का आक्रामक जानवरों को शांत कर सकती है, शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहना लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक भवन का निर्माण और ऊंची कराते थे। न्याय समय से ऊंचा राजा और निम्न सभी प्रकार के लोगों के समान व्यवहार और सद्व्यवहार से रह सके थे। शासन के आधुनिक शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस तरह के विशिष्ट घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इसमें चारगाह की औपचारिक बीच में भी 4 बाग की योजना को अन्य बागों से भी अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें हम इतिहास में नदी तट बाग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह के बाग में निवास स्थान और चारगाह के बीच में नहाकर नदी तट के आसपास के बिल्कुल किनारे होते थे। शाहजहां के अपने ही शासनकाल की भव्यता वास्तुकलात्मक ताजमहल के नक्शे के नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। सफ़ेद संगमरमर मकबरा नदी के एक चबूतरे से इस संरक्षण में दक्षिण में बनाया गया था। दक्षिण में सभी अभिजातों से पहुंचकर और हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकला का विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने अपने नए शहर निर्मित करवाया था, जिसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पर अभिजाते और उनके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी के बाद है आगरा को निर्माण 1673 यानी कि 43 में पूरा किया था। याद रखना,
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक नक्शे के बारे में बताया गया, ये चीज़ तरीके से नदी बनाई जाती थी, उसके आसपास ये चीज़ ताजमहल बनाया गया था। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनः ध्यान दीजिए, नमना के दोनों तटों पर भी चाहते महल था और बाई तरफ 15 शाहजहाबाद की योजना जो आगरा की योजना से भिन्न थी। इस तरीके से बनाया जाता है। 1550 में शाहजहाबाद का एक नक्शा बनाया गया जो इस तरीके से दिखता है तक मिली थी और अपने ही घरों का निर्माण यमुना नदी से घूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्रों साम्राज्य उस समय क्या होता था, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो निर्माण था वो बढ़ोतरी होती गई, आदान प्रदान होता रहा। मेन पढ़ते हैं। उसके बाद है उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गौशालाओं के बीजापुर और खोराकुंड आसपास के समकालीन वास्तुकला पर प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट है वृंदावन, बड़े मंदिरों की वास्तुकला में फतेहपुर सीकरी के लिए बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण में बहु क्षेत्र में थे, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए वृंदावन के गोविंद देव मंदिर अंदरूनी भाग 1590 में। इसका निर्माण लाल बदुआ पत्थर से हुआ था। और कैसे हुआ था, इसमें 2-4 से था और परिच्छेदी मेहराबों का ध्यान दे। इसकी ऊंची तरफ उत्तरी तट पर निर्माण किया था। वास्तुकला की है शायद उत्तर पूर्व ईरान से खुरासान से आई थी, जो फतेहपुर सीकरी में प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिए ये बांग्ला गुंबद, ये यहाँ पे किस लिए है। इन भवनों का निर्माण वास्तुकलात्मक शैली का विशेष रहता है। बंगाल में स्थानीय शासक छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया, जिसमें मुगलों को यह बांग्ला गुंबद कहा जाता है, जो अध्याय 9-3 में पढ़ेंगे, पसंद आया था। उन्होंने वास्तुकला का प्रयोग अन्य क्षेत्रों को प्रभाव किया था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों में गुजरात और मलबा के वास्तुकला में प्रभावित दिखता है, मतलब वहाँ पर ये चीज़ बनाई गई थी गुंबद। 18वीं सदी में मुगलों की सत्ता धूमिल हो जाने के बाद आश्रय विकसित वास्तुकला में प्रयोग हो गई और स्वयं राज्य स्थापित करने के लिए नई शैली को अपनाया गया। फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ और टेक गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला पर बताया। आसमान से छूटे चर्च, 12वीं शताब्दी में जो चर्च होते थे उसको भी अलग निर्माण किया जाता था। उनके चर्च की जो निर्माण कार्य था वो किस तरीके से बनाया जाता था, उसको कहा जाता था गोथिक नाम से जानी जाती थी। इसके नाम से थे गोथिक। इस शैली में नुकीले पत्थर और मेहराब और रंगीन कांच की बाइबल से दृश्यों को चित्रण किया जाता और उड़ते हुए पुरुष दूर से दिखने वाली 4 मीनार और घंटे बुर्ज बाद में चर्चा से जुड़े थे। ठीक है, ये इस तरीके से याद है। तो इस चैप्टर में इमारतों के बारे में आपको पढ़ चुके होंगे। हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका, ये पार्ट सेकंड है, थर्ड पार्ट में आपके 2 ही चैप्टर कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी और आपको थोड़ा बोरियत भी हासिल होगी। सिर्फ आपको यहाँ पे सुनना है और समझना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।